सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। बच्चों, आज मैं आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है तुलनात्मक शासन एवं राजनीति, उसका जो ब्रिटेन का संविधान है उसमें आज मैं ब्रिटेन की न्यायिक व्यवस्था के बारे में बताऊंगी। ब्रिटेन की न्यायिक व्यवस्था को समझने से पूर्व बच्चों हमें वहाँ के विधि के शासन को समझना जरूरी होगा, क्योंकि ब्रिटिश विधि और जो ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था है वो जिस चीज के लिए विख्यात है वो है विधि का शासन। प्रोफेसर डाइसी ने विधि का शासन दिया है। तो ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था के बारे में जानने से पहले हमें ब्रिटेन की विधि के शासन को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आज सबसे पहले मैं विधि के शासन के बारे में बताऊंगी, उसके पश्चात न्याय व्यवस्था के बारे में बताऊंगी। बच्चों, ब्रिटिश संविधान में विधि के शासन के साथ ब्रिटिश संविधान जुड़ा हुआ है। विधि का शासन का मतलब होता है कि इंग्लैंड का जो शासन है उसका संचालन किसी विशेष व्यक्तियों की इच्छाओं द्वारा नहीं बल्कि विधि के द्वारा ही किया जाता है। विधि सर्वोच्च है, यानी कानून सर्वोच्च है और कोई भी व्यक्ति कानून के नियंत्रण से बच नहीं सकता। उच्चतम स्तर के व्यक्ति से लेकर बच्चों निम्नतर स्तर के व्यक्ति तक सभी कानून के समक्ष समान है। विधि के शासन में निरंकुश विशेषाधिकार और मनमानेपन के लिए कोई भी स्थान नहीं है। बच्चों, प्रोफेसर डाइसी ने विधि के शासन की संकल्पना दी और इसे संविधि के शासन को संविधान के का एक प्रमुख अंग माना है उन्होंने। उनके अनुसार विधि के शासन की 3 प्रमुख विशेषताएं होती है। पहली, विधि की सर्वोच्चता। दूसरी, सभी नागरिकों के लिए एक ही प्रकार की विधि या न्यायालय। तीसरी, विधि का शासन व्यक्तियों के अधिकारों का रक्षक होता है। बच्चों, जब हम विधि की सर्वोच्चता की बात करते हैं तो ब्रिटिश शासन व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान जो है वो विधि को प्राप्त है, किसी व्यक्ति अथवा सरकारी अधिकारी को नहीं। यानी कि सरकारी अधिकारियों के द्वारा मनमाने तरीके से अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यह उन्हें विधि द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए ही करना पड़ता है। प्रशासन के सभी कार्यों के लिए आवश्यक है कि उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य कानून की सीमा के अंतर्गत रहते हुए किए जाने चाहिए। वेगन ने कहा है कि जो लोग सरकार बनाते हैं वे लोग मनमानी नहीं कर सकते, उनको अपनी शक्ति संसद द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार ही प्रयोग में लानी होती है। बच्चों, सभी नागरिकों के लिए एक ही प्रकार के न्यायालय है ब्रिटेन में। इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति चाहे कोई भी पद या स्थिति पर हो, वो विधि की दृष्टि में वो समान है और सभी के लिए एक ही प्रकार के कानून और न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति राज्य के साधारण कानून के अधीन और साधारण न्यायालय के न्याय क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। विधि के शासन के अंतर्गत हमने ये देखा कि ब्रिटेन में फ्रांस जैसे प्रशासनिक न्यायालय नहीं है। फ्रांस में कर्मचारियों के लिए स्पेशल न्यायालय है जिन्हें प्रशासनिक न्यायालय कहा जाता है। मैंने पूर्व में इसे पढ़ाया भी है आपको। लेकिन ब्रिटेन में प्रशासनिक न्यायालय नहीं है, वहां पर साधारण का न्यायालय ही है। ब्रिटेन की इस कानूनी समानता को बताते हुए डाइसी ने कहा है कि हमारे लिए प्रधानमंत्री से लेकर एक सिपाही या कर वसूल करने वाले प्रत्येक कर्मचारी का दायित्व प्रत्येक ऐसे कार्य के लिए जो कानून के अंतर्गत मान्य न हो उतना ही है जितना कि साधारण नागरिक का होता है। यानी कि साधारण नागरिक और कर्मचारी या कोई भी बड़ा आदमी एक जैसा कानून है उनके लिए। इसके अलावा बच्चों, विधि का शासन जो है व्यक्ति के अधिकारों का रक्षक है। डाइसी का कहना है कि विधि के सामान्य सिद्धांत नागरिक स्वतंत्रताओं के रक्षक है और न्यायालय स्वतंत्रता तथा अधिकारों का संरक्षक है। व्यक्तियों के अधिकार और उनकी स्वतंत्रता की सुरक्षा इसलिए नहीं है कि वह भारत या अमेरिका की भांति उनकी व्याख्या व्यवस्था जो है संविधान के अंतर्गत की गई है, बल्कि इसलिए है कि न्यायिक निर्णय उनकी रक्षा सदैव से करते आए हैं। विधियां नागरिक स्वतंत्रता और अधिकारों की किस प्रकार रक्षा करती है, इसे स्पष्ट करते हुए डाइसी ने कहा है कि केवल उस दशा को छोड़कर जब सामान्य नागरिक विधि द्वारा यह निर्णय कर लिया गया है कि कानून का स्पष्ट उल्लंघन होता है, किसी व्यक्ति को न तो कोई दंड दिया जा सकता और न ही उसे विहित रूप में किसी प्रकार की शारीरिक या आर्थिक हानि पहुंचाई जा सकती है।
इस अर्थ में विधि का शासन शासन की उस प्रत्येक व्यवस्था के विरुद्ध है जो अधिकारी व्यक्तियों द्वारा औरों पर प्रतिबंध लगाने की क्षति के व्यापक स्वेच्छापूर्ण तथा व्यक्तिगत प्रयोग पर आधारित हो। यानी कि बच्चों, जब व्यक्ति के अधिकारों की कोई छीन लिया जाता है तो न्यायपालिका उसको शरण देती है और कानून उसकी रक्षा करता है। इस प्रकार बच्चों, विधि का शासन जो है उसकी ये विशेषताएं प्रोफेसर डायसी ने बताई है। लेकिन इस विधि के शासन पर भी बहुत सारी सीमाएं हैं। इंग्लैंड में जो संविधान है और शासन के अंतर्गत जो सिद्धांत और व्यवहार है उनमें भारी अंतर पाया जाता है। विधि के शासन में यह बात लागू होती है। सैद्धांतिक रूप से विधि के शासन के अनुसार इंग्लैंड का प्रत्येक कानून की दृष्टि से नागरिक जो है कानून की दृष्टि से समान है। राजा से लेकर निर्धनतम जो व्यक्ति है वो सब विधि के नियंत्रण में है। सभी के लिए एक ही प्रकार के कानून है, एक ही प्रकार के न्यायालय है। किंतु वास्तव में हम देखें तो कई बातें जो है वो विधि के शासन से मेल नहीं खाती। इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड में विधि का शासन सर्वोच्च तो है, किंतु विधि के शासन में भी कुछ अपवाद है। जैसे अधिकारियों की विवेकात्मक शक्ति, यानी कौन कौन सी चीजें हैं जो विधि के शासन को रोकती है या उसको सीमाएं प्रदान करती है। तो पहला है अधिकारियों की विवेकात्मक शक्ति। बच्चों, जब अधिकारी काम करते हैं तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, किंतु कुछ चीजें वो अपने विवेक से भी निर्णय ले लेते हैं। यही विवेकात्मक शक्ति कहलाती है। विधि का शासन की व्याख्या करते हुए बच्चों, डायसी ने कहा है कि विधि का शासन इस बात के विरुद्ध है कि अधिकारियों को शक्ति के व्यापक स्वेच्छापूर्ण और व्यक्ति विवेकगत अधिकार का प्रयोग अधिकार प्राप्त हो। डायसी का कहना है कि ब्रिटेन में विधि के शासन की व्यवस्था होने के कारण अधिकारी वर्ग को कोई विवेकात्मक शक्ति प्राप्त नहीं होनी चाहिए। किंतु वास्तविकता क्या है? ब्रिटेन में वर्तमान समय में राज्य का कार्यक्षेत्र इतना व्यापक हो गया है कि सरकारी अधिकारी अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर सके, इसके लिए वो भी अपने विवेक के अनुसार कार्य करने की छूट ले लेते हैं और उनको देना भी अनिवार्य हो जाता है। ब्रिटेन में प्रशासनिक अधिकारियों को विवेकात्मक शक्ति प्राप्त होने के कारण विधि के शासन की धारणा सीमित हो गई है। इसके अलावा बच्चों, लोक सेवा अधिकारियों के संबंध में भी वहां विशेष स्थिति है। विधि के शासन में क्या है कि सामान्य व्यक्ति और लोक सेवा अधिकारियों में कोई अंतर नहीं पाया जाता है, लेकिन ब्रिटेन में लोक सेवा अधिकारियों को एक सीमा तक विशेष स्थिति प्राप्त है। इंग्लैंड में 1882 में लोक अधिकारी संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, जिसके अनुसार किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही उसके द्वारा किए गए अपराध के 6 माह की अवधि के अंदर ही की जानी चाहिए, अन्यथा वह काल तिरोहित हो जाती है। और साथ ही साथ यह भी कहा गया कि यदि सरकारी कर्मचारी पर चला गया अभियोग सत्य सिद्ध न हो तो अभियोग चलाने वाले व्यक्ति को उसका खर्च देना होता है। ऐसी दिशा में कोई भी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध अभियोग चलाने का साहस ही नहीं कर सकता। सरकारी अधिकारियों का कुछ सीमा तक प्राप्त इस विशेष स्थिति के कारण वहां पर विधि के शासन की धारणा क्या है? सीमित हो गई है। इसके अलावा बच्चों, प्रदत्त व्यवस्थापन भी बहुत महत्वपूर्ण है विधि के शासन पर सीमा लगाने के लिए। प्रदत्त व्यवस्थापन का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे बच्चों राज्य जो है वो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्राप्त करता जाता है और लोक कल्याणकारी राज्य के अलावा राष्ट्रीय राज्य की तरफ जाता है, तो सरकार राज्य के कार्यों में बेतहाशा वृद्धि हो जाती है। और हमारे यहाँ पे कानून बनाने की शक्ति किसको है? व्यवस्थापिका को। व्यवस्थापिका जो है उसके पार कानून बनाने की बहुत ज्यादा भार आ जाता है। तो इस अत्यधिक भार के कारण व्यवस्थापिका क्या करती है कि कार्यपालिका को कुछ कानून निर्माण की शक्तियां दे देती है। इसे ही प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं। बच्चों, कानून निर्माण का ये जो कार्य है, ये विधि जो व्यवस्थापन की जो विधि है, व्यवस्थापन जो है वो विधि के शासन को सीमित करता है, क्योंकि डायसी कहते हैं कि विधि के शासन का क्या अर्थ है कि प्रशासन का प्रत्येक कार्य या तो सामान्य कानून अथवा संसदीय कानून द्वारा अधिकृत जो कानून है मतलब अधिकृत हो तभी वो कानून बना सकते हैं। किंतु प्रदत्त व्यवस्थापन में प्रशासन जो है स्वयं द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार ही कार्य करता है। वर्तमान में विधि का शासन वर्तमान में जो प्रदत्त व्यवस्थापन है जिसमें कार्यपालिका भी शासन करती है, कानून बनाती है, तो ये प्रकार से व्यवस्थापिका द्वारा कार्य जो है वो बंट जाता है। ये भी सीमा पर इसके विधि के शासन पर एक नियंत्रण स्थापित करने का कार्य करता है। इसके अलावा फ्रांस की तरह वहाँ प्रशासनिक न्यायालय तो नहीं है, किंतु प्रशासनिक नियम है वहाँ पे। विधि के शासन का एक पक्ष ये भी है बच्चों की सामान्य व्यक्ति और राजकीय अधिकारी एक ही प्रकार की विधि और एक ही प्रकार के न्यायालय से संचालित होना चाहिए। किंतु व्यवहार में वर्तमान समय में ब्रिटेन में ऐसी कोई बात नहीं है। पिछली 2 पीढ़ियों से
ब्रिटिश संसद ने राष्ट्रीय बीमा अधिनियम, मकान अधिनियम, किराया अधिनियम, सड़क यातायात अधिनियम आदि के बारे में अनेक ऐसे कानूनों का निर्माण किया है और इन कानूनों ने नागरिकों और विभागीय अधिकारी जो है उन्हें पारस्परिक संबंध को एक विशेष दिशा प्रदान की है जो प्रशासनिक नियमों न्यायाधिकरणों की ओर जाती है। इन प्रशासनिक न्यायाधिकरणों द्वारा अर्ध न्यायिक रूप ग्रहण से कार्य किया जाता है और अब तक इस बात को सभी ने स्वीकार कर लिया है कि न्यायाधिकरण सामान्य न्यायालयों की अपेक्षा शीघ्रतापूर्ण और कम खर्च में कार्य करते हैं। इस प्रकार बच्चों प्रशासनिक न्यायाधिकरण की संख्या ब्रिटेन में बढ़ती जा रही है और वर्तमान समय में करीबन प्रशासनिक न्यायाधिकरण की संख्या 2000 है, जिनके द्वारा लगभग 1,50,000 विवादों की सुनवाई प्रतिवर्ष होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति बच्चों सामान्यतः संबंधित विभाग के मंत्री द्वारा की जाती है, लेकिन कुछ अधिक महत्वपूर्ण न्यायाधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति सम्राट या चांसलर के द्वारा भी, लॉर्ड चांसलर के द्वारा भी की जाती है। इस प्रकार बच्चों प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के ऊपर एक न्यायाधिकरणों पर परिषद की स्थापना की गई है। इसमें 15 सदस्य होते हैं और इनकी नियुक्ति लॉर्ड चांसलर द्वारा की जाती है। प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की कार्यवाही के नियम आधारित होने के संबंध में इस परामर्श से परिषद से परामर्श लिया जाता है और इस परिषद का कार्य सभी प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के कार्य का निरीक्षण करता है। इस प्रकार ये जो है विधि के ऊपर बहुत सारी सीमाएं हैं। इसके अलावा भी विधि पर बहुत सारी सीमाएं हैं, जैसे इंग्लैंड का सम्राट जो है उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी अभियोग नहीं चलाया जा सकता और उसे कभी भी किसी न्यायालय के सम्मुख पेश नहीं किया जा सकता। तो ये सम्राट को एक विशेषाधिकार प्राप्त है जो इसको सामान्य नागरिक से अलग करता है। इसके अलावा बच्चों विधि का शासन विदेशी शासकों राजदूतों पर लागू नहीं होता। देश के कानून का उल्लंघन किए जाने पर उन पर किसी न्यायालय का अभियोग नहीं चलाया जा सकता और न किसी प्रकार विदेशी जहाज के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा बच्चों वहां के गृह मंत्री को अधिकार है कि वह किसी भी विदेशी नागरिक को ब्रिटिश प्रजा होने का प्रमाण पत्र दे सकता है, किसी के प्रमाण पत्र को रद्द कर सकता है या वांछित विदेशी को देश से बाहर निकाल सकता है। इन सब कार्यों के लिए उनके विरुद्ध कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता। इसके अलावा बच्चों सैनिक दल के सदस्यों पर सैनिक विधियों का नियंत्रण रहता है और उनका अभियोग सैनिक न्यायालय में ही निर्णित होता है। चिकित्सक साधारण चिकित्सक परिषद के अधीन होते हैं। प्रतिष्ठित धर्मोपदेशक धर्मगुरु न्यायालय के अधीन होते हैं। ये सभी तथ्य सामान्य कानून सामान्य न्यायालय के क्षेत्र को सीमित कर देते हैं। वास्तव में बच्चों आज देखा जाए तो इंग्लैंड में उस रूप में विधि का शासन नहीं है जिस रूप में डायशी के द्वारा चित्रण किया गया है उस समय होता था। आज इंग्लैंड में अनेक रूपों में इसका उल्लंघन किया जाता है और अंत में मैं यही कहूंगी कि इंग्लैंड में आज भी बहुत अधिक सीमा तक प्रशासकीय न्यायालय का विकास हो रहा है। धन्यवाद बच्चों।